पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लॉ फर्स्ट, जिसको आप कहते हो संविदा विधि, सामान्य सिद्धांत, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है, इसके अंदर आता है। तो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब चल रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको बताया इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्यों बना है भी, जहां किसी लॉ के अंदर जो आपको रेमेडी मिल रही है, जो उपचार है, वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वहां पर उस उसकी भरपाई करने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया। ठीक है, अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनका आप कह सकते हो कि उनका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता या करवाया जा सकता है। दो क्वेश्चन आते हैं, किनका आप कह सकते हो कि पालन करवा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट का, किनका नहीं करवा सकते। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर आपने पढ़ा कि दो पार्टियों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों की ड्यूटी है कि अपना अपना पार्ट परफॉर्म करे। कोई भी पार्टी अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकती। अगर कोई पार्टी इसके अंदर ब्रीच करती है, अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती, तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। अब कॉन्ट्रैक्ट को जब तोड़ा जाता है तो पीड़ित पक्ष का, अग्रीव्ड पार्टी, कहा जा सकती है कोर्ट में। कोर्ट क्या दिलाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ? कंपनसेशन। लेकिन आपको कंपनसेशन नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि दूसरी पार्टी परफॉर्म करे अपना पार्ट, तो फिर वहां पर उसके लिए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर प्रोविजन नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक आप कह सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर इसके बारे में प्रावधान किया गया भी, आप यहां पर दूसरी पार्टी से परफॉर्म करवा सकते हो कि साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि ये पार्टी परफॉर्म करे, मैं अपना पार्ट परफॉर्म कर चुका हूं या करने के लिए तैयार हूं, और दूसरी पार्टी को कहे कि अपना पार्ट परफॉर्म करे, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए, कंपनसेशन से मेरे नुकसान की भरपाई नहीं होगी। अब इसमें से दो क्वेश्चन निकलते हैं कि किन कॉन्ट्रैक्ट का आप पालन करवा सकते हो बाय कोर्ट और किन का नहीं करवा सकते। एक टॉपिक आता है कि कौन सी संविधाएं हैं जिनका पालन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 10 में उन कॉन्ट्रैक्ट का, उन संविधाओं के बारे में बता रखा है कि जिनका आप अनुपालन करवा सकते हो। ठीक है, कोर्ट से कह सकते हो कि साहब ये जो पार्टी है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसको कहें कि ये अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म करे। ठीक है, तो कुछ एक व्यवस्थाएं हैं जिसके अंदर पालन करवाया जा सकता है। ठीक है, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर पालन करवाया जा सकता है। पहला कि अगर क्षतिपूर्ति के निर्धारण का कोई मापदंड नहीं है, कंपनसेशन को डिसाइड करने के लिए कोई भी आप कैसे स्केल नहीं है, ठीक है, तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन करवाया जा सकता है। जो नुकसान हो रहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, उसको नापा नहीं जा सकता साहब, फिर वहां पर आप कह सकते हो कि साहब पालन करवाया जाए। जैसे कि आपके पास एक पेंटिंग है और वो दुर्लभ है, दुनिया में एक ही पेंटिंग है और उस जैसी कोई नहीं है, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि इतने रुपए में बेचूंगा, सारा कुछ हो गया, अब आप वो पेंटिंग मुझे डिलीवर करने से मना कर रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। अब मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जाऊं तो कोर्ट मुझे हो सकता है कंपनसेशन दिला दे, लेकिन क्या कंपनसेशन से मेरे नुकसान की भरपाई हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा कि और कोई पेंटिंग मैं ले लूंगा, उस जैसी और भी पेंटिंग है। ठीक है, देखो वो दुनिया के अंदर एक ही है, ठीक है, और वो आपके पास है और आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब ब्रीच कर रहे हो, तो वो पेंटिंग मुझे कहीं से नहीं मिलेगी। मुझे जो नुकसान हो रहा है उसको नापने का कोई मापदंड नहीं है, तो कोर्ट पैसे द्वारा उस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। तो वहां पर आप कह सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन करवाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है आप कह सकते हो आर्थिक प्रतिकर का पर्याप्त अंतोष नहीं होना। आर्थिक प्रतिकर क्या होता है? जो धन के रूप में, मनी के रूप में कंपनसेशन है वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, जैसे आपने कोई ऐसे शेयर बेचने के लिए मुझे कहा, एक प्रॉमिस किया जो मार्केट में अब
अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और नहीं, ठीक है। अब मैं मान लो कितना भी पैसा ले लूं, क्या वो मुझे कंपनसेशन के अंदर कितना भी पैसा ले लूं, क्या वो मुझे शेयर कहीं और से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, ठीक है। तो यहां पर जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई पैसों द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है। तीसरा है जो आर्थिक प्रतिकर है, प्रतिकर मतलब कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना ही उसको कंपनसेशन कहते हैं। जो आर्थिक प्रतिकर है उसका प्राप्त किया जाना असंभव। भाई साहब पॉसिबल नहीं है कि मुझे कंपनसेशन मिल जाए। जैसे कि मान लो भी मैंने आपसे कोई चीज खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई आपने कहा कि ये जो गुड्स है मैं आपको सप्लाई करूंगा और इसके बदले में ये कीमत है, ठीक है, दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने कीमत दे दी है या देने के लिए मैं तैयार हूं, अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास सामान नहीं है, या फिर आप मतलब आपने वो गुड्स डिलीवर करने से मना कर दिया, ठीक है। अब कोर्ट मुझसे ये कहेगा कि सीधी सी बात है कि जो आपको नुकसान हुआ है, अगर आपको वही चीज बाजार से खरीदनी पड़ी, जितनी महंगी लगी आपको, ठीक है, तो उतना आप उससे कंपनसेशन ले सकते हो। लेकिन मान लो भी अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाओ, मतलब दिवालिया हो जाओ इंसॉल्वेंसी के केस में, तो वहां पर क्या होगा कि आपके पास तो पैसा है ही नहीं, ठीक है। तो पैसा नहीं है तो मुझे कंपनसेशन कैसे दोगे? तो क्या आपसे मैं कंपनसेशन रिकवर कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है, आप दिवालिया हो, ठीक है, आप डिसाइड कर दिया गया बाय कोर्ट, ठीक है, आप दिवालिया हो चुके हो, तो कंपनसेशन तो मिल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि साहब कंपनसेशन तो मिल नहीं सकता, आप इसको कहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी इसका पार्ट बनता था, इसकी जो लाइबिलिटी बनती थी उसको परफॉर्म करे, भी जो गुड्स है वो मुझे डिलीवर करते, क्योंकि कंपनसेशन तो दे ही नहीं सकता क्योंकि ये दिवालिया हो चुका है, इसके पास तो पैसा ही नहीं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनका अनुपालन करवाया जा सकता है। पहला, अगर जो क्षतिपूर्ति है, ठीक है, जितना नुकसान हुआ है उसको नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। दूसरा, पैसे के रूप में जो नुकसान की भरपाई है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तीसरा, जहां पर पैसे के रूप में जो कंपनसेशन है वो प्राप्त ही किया जाना इम्पॉसिबल है, मतलब जिससे मांगा जा रहा है वो दिवालिया हो चुका है, तो वहां किससे रिकवर करोगे? तो वहां पर पार्ट परफॉर्मेंस का केस लगाया जा सकता है, ठीक है साहब, इसको परफॉर्म करने के लिए कहा जाए। अब उसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है। देखो, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस पर भी, किन कॉन्ट्रैक्ट का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता और किन का करवाया जा सकता है। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि किन का करवाया जा सकता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है, दोनों में से एक आता है, सीधी सी बात, जो पिछले साल आ चुका है, ठीक है, नेगेटिव वे में आ गया तो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ गया तो नेगेटिव में आ जाएगा। किन कॉन्ट्रैक्ट का आप कह सकते हो स्पेसिफिक, आप कह सकते हो कि विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है, ठीक है, और किनका नहीं करवाया जा सकता। अब किनका नहीं करवाया जा सकता, ये क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे? तो सेक्शन 14 के अंदर, 14 के अंदर कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रखा है जिनका अनुपालन नहीं करवाया जा सकता। पहला ये कि जब आर्थिक प्रतिकर पर्याप्त संतोष हो, मतलब जो पैसे के रूप में आपको कंपनसेशन मिल रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट रिलीफ है, ठीक है, जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है, वहां पर आप परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहोगे। जैसे कि मान लो आपने मुझे गेहूं बेचने का एग्रीमेंट मेरे साथ किया, ठीक है, कि भैया आपको मैं 100 बोरी ना गेहूं की दूंगा, पर बोरी की कीमत 1000 रुपये होगी, ठीक है। अब आप अगर मान लो भी आप देने से मना कर रहे हो तो मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पर मुझे क्या है कि बाहर से खरीदना पड़ेगा। अगर मान लो भी मैंने बाहर से खरीदा और मुझे वो गेहूं की बोरी पड़ी 1200 रुपए की, और आपने कितने में बेचने के लिए कहा था? 1000 रुपए में, ठीक है, आपने देने से मना कर दिया, और मेरा अब कितना नुकसान हो रहा है भी, पर बोरी मेरा 200 रुपए ज्यादा लग रहा है, तो कोर्ट कहेगा भी 200 रुपए आपके एक्स्ट्रा लग रहे हैं पर बोरी, तो वो आप दे सकते हो पैसे के रूप में भी। जहां पर पैसे के रूप में जो
आपको कंपनसेशन मिल रहा है वो आपके लिए एक मतलब सफिशिएंट रिलीफ है, वहां पर परफॉर्मेंस के लिए आप कह सकते हो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, 200 रुपये ज्यादा लगे 200 रुपये ले लो आप पर बोरी के हिसाब से, सफिशिएंट है आपके लिए रिलीफ ये। तो आपको सीधी सी बात है, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है भाई, नुकसान जो हुआ है उसकी पूर्ति करना, आपकी हो रही है तो कर लो। तो वहां पर दूसरी पार्टी को कंपेल क्यों किया जाए कि आप भैया अपना पार्ट परफॉर्म करो। तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट का आप कह सकते हो स्पेसिफिकली उसको इन्फोर्स्ड नहीं करवाया जा सकता। दूसरा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर या स्किल पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट व्यक्तिगत योग्यता पर आश्रित हो। व्यक्तिगत योग्यता क्या होती है, देखो कई स्किल होती है, हर व्यक्ति में एक स्किल होती है। कोई सिंगर है उसका एक योग्यता है उसकी, एक आप कह सकते डांसर है उसकी एक आप कह सकते पर्सनल ये स्किल है, उसकी योग्यता है। ठीक है, तो वहां पर परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो क्योंकि पर्सनल योग्यता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ, तो वहां पर सीधी सी बात है मैं इनकार कर दूं तो क्या इसके अंदर परफॉर्म करवाने के लिए मुझे मजबूर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्सनल स्किल पर है। ठीक है, अब मान लो कि पेंटर है, पेंटिंग बनाने का काम है, तो वहां भी ठीक है, कोई गाना गाता है, सिंगर है, उसकी भी पर्सनल स्किल है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर सीधी सी बात है उनका आप क्या क्या कह सकते हो अनुपालन नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, हाँ जो आप कंपनसेशन के रूप में ले सकते हो जो आपका नुकसान हुआ है, ठीक है, वो ले सकते हो क्योंकि पर्सनल स्किल पर है। अब मान लो एक पेंटर है, ठीक है, और उसने पेंटिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ, मैं बना के दूंगा, लेकिन उसने बनाने से मना कर दिया, जब मान लो उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसके उत्तराधिकारी को मजबूर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि पर्सनल क्वालिफिकेशन पर है। तीसरा है जब संविदा प्रिय सेफ नेचर की हो, डिटरमाइनेबल नेचर की हो। ठीक है, तो वहां पर आप कह सकते हो अगर उसको तोड़ा जाता है या कुछ किया जाता है, ब्रीच किया जाता है, तो वहां पर भी आप उसका अनुपालन नहीं करवा सकते। ठीक है, जैसे 3 व्यक्तियों के बीच में एक पार्टनरशिप होती है, एक फर्म बनती है। ठीक है, और फर्म का टाइम पीरियड ठीक है निर्धारित नहीं किया जाता, भागीदारी फर्म की अवधि निर्धारित नहीं की जाती, भागीदारों में से कोई भी फर्म को कभी भी डिसोल्व कर सकता है, ऐसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता। एक होती है पार्टनरशिप एक्ट विल, ठीक है, इच्छा पर कोई टाइम पीरियड नहीं होता उसमें। जैसे 3 पार्टनर हम मिले, हमने कहा कि हमारी पार्टनरशिप एक्ट विल हो, ठीक है, इच्छा दी। अब मान लो कोई भी पार्टनर कब मर्जी छोड़ के जा सकता है, पार्टनरशिप तोड़ सकता है, तो क्या उनको मजबूर किया जा सकता है कि नहीं साहब चलने नहीं करना पड़ेगा? देखो कोई टाइम पीरियड तो है नहीं, पार्टनरशिप एट विल इच्छा पर थी, तो वहां पर किसी व्यक्ति को पार्टनर बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, चौथा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका सुपरविजन न्यायालय नहीं कर सकता, जिसका न्यायालय सुपरविजन नहीं कर सकता, जिसके पालन का न्यायालय सुपरविजन नहीं कर सकता, तो वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन भी नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि आपने मान लो मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ, आप ठेकेदार, आपने कहा कि मकान बना के दूंगा, ठीक है, आप बनाने से इनकार कर रहे हो, मैं चला गया कोर्ट में और मैंने लगा दिया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर पार्ट परफॉर्मेंस का केस, भी हाँ साहब करवाया जाए, इसको कब बना के दे, तो कोर्ट कहेगा कि मैं इसका सुपरविजन नहीं कर सकता। सुपरविजन क्या होता है कि मैं बार बार जाकर चेक थोड़ा कर सकता हूं कि हाँ साहब ये बना रहा है या नहीं बना रहा या कुछ, तो वहां पर जो भी आपका कंपनसेशन है वो ले लो, क्योंकि सुपरविजन नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा। उसके बाद है आर्बिट्रेशन के अंदर जो होते हैं मध्यस्थम करार होते हैं, उनका अनुपालन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि आर्बिट्रेशन के अंदर जो भी एग्रीमेंट होते हैं उस पर आर्बिट्रेशन एक्ट लागू होता है। अगर उसके अंदर कहीं कोई प्रोविजन है, ठीक है, तो आप करवा सकते हो, अदरवाइज यहां नहीं करवाया जा सकता।
आर्बिट्रेशन क्या होता है? देखो, ज्यादातर ये बिजनेस लाइन के अंदर होता है। कोर्ट से बाहर किसी डिस्प्यूट को निपटाने की एक सरल, ये आप कह सकते हो प्रोसीडिंग है। ये दो बिजनेसमैन हैं, लेन देन चल रहा है, दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और दोनों एक चीज ये भी तय करते हैं कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। और आर्बिट्रेटर उनके द्वारा चुना हुए व्यक्ति होता है जो निर्णायक होता है, जज का काम करता है। ठीक है। अब वहां पर कोई पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है तो वहां पर परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्ट कहेगा कि हाँ सीधी सी बात है। अगर आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर कोई बात मेंशन की गई है तो वहां आप जा सकते हो, अदरवाइज परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा जाएगा। उसके बाद है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो अनसर्टेन हो, उसके परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं कह सकते। जैसे कि मान लो आपने कहा कि मैं 100 टन अनाज दूंगा आपको, पर बोरी अनाज की 500 रुपए कह दिया। अब क्या हुआ कि इसमें अगर आपने अनाज देने से मना कर दिया, मान लो मैं कल को कोर्ट में चला गया, ठीक है, कि साहब पार्ट परफॉर्मेंस करवाया जाए, ठीक है, पालन करवाया जाए, अनुपालन करवाया जाए, तो कोर्ट देखेगा भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है आपके बीच में कि 100 टन अनाज, ठीक है, 500 रुपए में। भैया अनाज कौन सा, ये तो लिखा ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, भी गेहूं हो सकता है, मक्का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिखा नहीं है। ठीक है, तो वहां पर देखो कोर्ट भी उसका पता नहीं लगा सकता। क्या वहां ये क्लियर किया जा सकता है कि साहब गेहूं होगा या मक्का होगा? कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेन जो नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका अनुपालन नहीं करवाया जा सकता, सीधी सी बात है। अब मान लो कि तेल बेचने का करार कर दिया, ऑयल, और ये नहीं लिखा भी ऑयल की नेचर क्या होगी, भी किस चीज का ऑयल होगा, पेट्रोल है, डीजल है, कल को आप बादाम का मांग लोगे, लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो उसका अनुपालन करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, और एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, जिसके अंदर पालन करना या ना करना पार्टी के ऊपर होता है, वो कर भी सकती है, उसकी विल पर होता है। जैसे कि पार्टनरशिप एट विल, इसका एग्जांपल दे सकते हो, इच्छाधीन वाकेदारी मैंने कर ली आपके साथ, पार्टनरशिप एट विल है। ठीक है, टेनेंसी एट विल होती है। ठीक है, जब चाहे छोड़ सकते। तो वहां पर सीधी सी बात है, ये हमारे ऑप्शन पर है कि हम परफॉर्मेंस दें या ना दें। उसके अलावा है वो कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली इनवैलिड है, अमान्य है, उनका भी अनुपालन नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि मान लो ट्रस्ट है, ट्रस्ट आपने सुना होगा, देखा होगा। ट्रस्ट क्या होता है? क्या होता है ट्रस्ट? न्यास। वो तो पता है, न्यास होता क्या है? ट्रस्ट सर ऐसा होता है कि वो संस्था जहाँ पे लोग अपनी, क्या बताऊं सर, आप ही बताइए सर। ट्रस्ट वो है जो इंसान लोगों की भलाई दे लिए, लोगों के फायदे लिए कोई संस्था चलाओ, जरूरतमंद परिवारों को सहायता मिल सके, जरूरतमंद व्यक्तियों का फायदा हो, उसे ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट का एक ऑब्जेक्ट भी होता है, आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंदर दे सकते हो। एक व्यक्ति होता है उसके अंदर जो उस ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टी का जो भी है मैनेजमेंट करता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रस्टी कहते हैं सर। ट्रस्टी। क्या वो प्रॉपर्टी का मालिक होता है? नहीं सर, ट्रस्टी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होता। जब वो किसी प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करता है, वो सिर्फ एज ए केयर टेकर होता है, और जब उससे वो कोई संपत्ति मांगी जाए तो वो उसे वापस उसी समय करनी होगी। देखो, ट्रस्ट एक मैनेजर है, सॉरी, ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टी है वो एक मैनेजर है, वो एक संरक्षक है, एक गार्जियन है। ठीक है, मैनेजर है, एक एजेंट है जो ट्रस्ट के लिए काम करता है। ठीक है, ट्रस्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करता है, अकाउंट्स का हिसाब किताब रखता है, जो ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, तो देखो उसके वाइड राइट नहीं है, वो मालिक नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी का। अब मान लो भी ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्टी है
उसकी जो पावर है उससे बाहर उसने कोई काम कर दिया, ठीक है। मान लो कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ठीक है, नॉर्मली। अब उसने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ कि साहब ये मैं ट्रस्टी हूँ, ये प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूं, ठीक है। अब मान लो भी वहां पर ट्रस्टी अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना जो पार्ट है उसको परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, अनुपालन नहीं करता, जो भी उसकी लाइबिलिटी है, मतलब वो उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया कि मैं नहीं, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कि साहब नहीं, ट्रस्टी को कहा जाए कि अपना पार्ट परफॉर्म करे, कह सकते हो क्या? नहीं सर। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नहीं सर। कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है, अमान्य है। भाई ट्रस्ट में ट्रस्टी के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजैक्शन कर सके, लेन देन कर सके विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, ठीक है। उसने आउट ऑफ जुरिडिक्शन जाकर, अपने अधिकारता से बाहर जाकर, अपनी शक्ति से बाहर जाकर काम किया है। और जो काम मतलब जो उसने किया है अपनी शक्ति से बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर वो उसको ब्रीच करता है तो उसके परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट उसको नहीं कह सकता। कोर्ट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ही अमान्य है, ठीक है, अमान्य है, लीगली नहीं है सही, ठीक है। और उसके बाद है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर नवीनीकरण कर दिया गया, कुछ रिन्यू कर दिया गया, तो वहां पर जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो मूल कॉन्ट्रैक्ट है, उसका अनुपालन करवाया जाना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसका अनुपालन करवाया जाना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो भी मैंने आपको पैसा दिया और उधार, ठीक है, और आपने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 6 महीने में लौटा दूं, ठीक है, अनसिक्योर्ड डेब्ट, ठीक है, तो एक्शन ले सकता हूं अगर आप पैसा ना दो। बाद में आपने कहा कि ठीक है कि मैं ऐसे करता हूं कि आपको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज के रूप में दे देता हूं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट के, और आपने कहा कि इस प्रॉपर्टी को आप यूज कीजिए और इससे आप अपने जो भी पैसा है उसको रिकवर कीजिए विद ब्याज, इंटरेस्ट जो भी है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, जब तक पूरा नहीं होता अपने पास रखिए। देखो यहां पर 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक तो हो गया अभी सीधी सी बात, पैसा उधार दिया है, प्रॉमिस, ठीक है, वचन का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अंदर रिन्यू करके उसको मॉर्गेज बना दिया गया। अब जो मूल संविदा है जो पहले हुई थी, क्या उसका अनुपालन करवाया जाना जरूरी है? करवा सकते हो क्या? नहीं सर। हाँ, क्योंकि रिन्यू कर दिया गया, उसमें चेंज कर दिया गया, ठीक है, तो उनका पालन करवाया जाना जरूरी नहीं है। तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिनका अनुपालन नहीं करवाया जा सकता। तो पहला कौन सा है? जब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूसरी पार्टी जब ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको तोड़ रही है, तो उसके बदले में जो आपको कंपनसेशन मिलता है पैसे के रूप में, आपके लिए सफिशिएंट है, तो भी परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा जाएगा, पालन अनुपालन के लिए नहीं कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के। अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन पर, स्किल पर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है तो वहां भी नहीं। अगर उसकी नेचर कॉन्ट्रैक्ट की डिटरमाइनेबल है, भी इच्छा पर है, जरूरी नहीं पार्टी उसके अंदर परफॉर्मेंस दे, वहां भी नहीं। जहां पर कोर्ट द्वारा किसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुपालन का सुपरविजन नहीं किया जा सकता, कोर्ट बार बार वहां जाके चेक नहीं कर सकता भी ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां भी नहीं। आर्बिट्रेशन के अंदर जो एग्रीमेंट होते हैं उनका भी नहीं। ऐसे एग्रीमेंट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अनसर्टेन है, सर्टेन है ही, अनिश्चित है, ठीक है, भी कोई गेहूं, कोई मतलब ऑयल बेच रहा हूं तो ऑयल किसका होगा, क्या कीमत होगी, प्राइस हो क्या होगा, उसको निश्चित नहीं किया गया। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑप्शन पर है, पार्टी ऑप्शनल है, भी उसके अंदर परफॉर्मेंस दे या ना दे, उनका भी अनुपालन नहीं करवाया जा सकता। या फिर अमान्य संविदा है, जैसे कि मान लो भी एक ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी कोई प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपनी शक्ति से बाहर उसने कर लिया, तो उसका भी अनुपालन नहीं करवा सकते। या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर कुछ रिन्यू कर दिया गया, ठीक है, भी मान लो पहले पैसा उधार दिया था, बाद में उसके अंदर प्रॉपर्टी रख दी गई दूसरे व्यक्ति द्वारा, तो उसको मॉर्गेज बना दिया गया, जो पहले का जो बेसिक जो था मूल संविदा, उसका अनुपालन नहीं करवाया जा सकता।
हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। तो आपको ये दो जो टॉपिक हैं इनमें से एक तो आता ही आता है। आएगा कैसे? जैसे अगर पिछले साल आ चुका है कि कौन सी संविधाएं हैं उनका अनुपालन करवाया जा सकता है, तो इस बार आएगा कि कौन सी हैं जिनका नहीं करवाया जा सकता। दो क्वेश्चन बनते हैं, किनका करवाया जा सकता है, किनका नहीं करवाया जा सकता। अब देखना जो पिछले साल नहीं आया है उसके चांस ज्यादा रहते हैं कि वो आता है। एक्सक्यूज मी सर, वो संविधाएं जिनका पालन करवाया जा सकता है, एक बार दोबारा एक एक सेंटेंस में बता दीजिए, कुछ रह गई है वो लास्ट की। तो वो बीच में ही है जो पहले बता दिया। हाँ, वो उसमें ही है। वो उसमें बता रखा है कि ऑप्शनल हो या कोर्ट के ऊपर हो, उसके अंदर भी कोर्ट के आप कह सकते हो जिनका सुपरविजन ना कर सके, वही चीजें हैं, ज्यादा कोई इसमें नहीं है। नहीं करवाया जा सकता वाली नहीं, उससे पहले वाली जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिक पालन करवाया जा सकता, परफॉर्म करवाया जा सकता है, देखो को नापा नहीं जा सकता, वो वाली पार्टी की दिवालिया होने पर वो देखो पहले तो और है ना सर। उसमें यही है कि पहला तो यह है कि जो नुकसान हो रहा है उसको नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं, मापदंड नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास एक पेन है, दुनिया में एक ही है गोल्ड का पेन, सोने का पेन है, वैसा कोई नहीं है, ये प्राचीन है, ठीक है, सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मैं बेचने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं और बाद में कहता हूं कि नहीं दूंगा, तो देखो ये पेन आपको कहीं और से मिल सकता है? नो सर, नहीं मिल सकता ना। मान लो मेरे पास किसी फेमस राजा की तलवार है, मैं कहता हूं कि ये खरीद लो, आप कहते हो ठीक है इतने में, मैं कहता हूं कि नहीं दूंगा बाद में, तो आपको वो तलवार कहीं और से मिल सकती है क्या? नहीं सर। तो देखो वहां पर अनुपालन करवाया जा सकता है, क्योंकि मापदंड ही नहीं है कितना नुकसान होगा सर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है कि आर्थिक प्रतिकर का पर्याप्त संतोष नहीं होना। जो पैसा मिलेगा वो मेरे लिए सफिशिएंट रिलीफ नहीं है। भाई कोई ऐसी चीज, वो सेम वैसा ही जो पहले बताया, ऐसी चीज जो मैं आपको बेचने का एग्रीमेंट करता हूं वो दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब वो बाजार में मतलब अवेलेबल नहीं है, पहले हो सकता था लेकिन अब नहीं। ठीक है, तीसरा यह है कि जब कंपनसेशन प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, आर्थिक प्रतिकर का प्राप्त किया जाना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक बुक है, मैंने कहा कि 100 रुपए में मैं आपको बेचता हूं, ठीक है, तो आप प्रॉमिस के अंदर पार्टी बन जाती, प्रॉमिस हो गया तो बिटवीन टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मान लो मैं बुक देने से मना करूं, ठीक है, हो सकता है मार्केट में वैसी बुक अवेलेबल हो लेकिन महंगी है बाहर मिल रही, तो कोर्ट क्या कहेगा, भाई जितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा ले ले, ठीक है, ये तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। अगर 200 रुपए महंगी मिल रही है, 200 रुपए कंपनसेशन हो गया। अब मान लो भी, अब कंपनसेशन किससे लोगे? मुझसे। अगर मैं दिवालिया हो जाऊं तो मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो क्या आप कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हो? नहीं। तो कोर्ट से क्या कहोगे कि साहब ये तो दिवालिया हो चुके हैं, पैसा तो इनसे नहीं मिलेगा जो मेरा नुकसान हुआ है। तो इससे अच्छा ये है कि इनके पास बुक है तो इसको डिलीवर करने के लिए कहा जाए, ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए कहा जाए। तो ये हो गया। तो ये हो गया कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनका विनिर्दिष्ट पालन करवाया जा सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर मैं पूछ रहा था, हमारे गांव में अपने संस्था बनी हुई है, राबता राम चैरिटेबल संस्था हाँ जी ट्रस्ट है। हाँ जी